हम स्टार्ट करो. Start. Good evening to all. My name is Vidushi Sharma from class 11th A. So today I am going to present on the topic food, nutrition, health and fitness, lesson number 3 of home science. So these are the learning objectives. यानी इस पाठ में हम क्या पढ़ेंगे. So भोजन, पौष्टिकता, पौष्टिक तत्व, संतुलित आहार और स्वास्थ्य की परिभाषा व इनके बारे में विस्तृत जानकारी. आहार की निर्धारित मात्रा की परिभाषा और आहार संबंधी आवश्यकता और आरडीए के बीच अंतर. विभिन्न भोजन वर्ग व संतुलित आहार में उनका महत्व और प्रयोग संबंधी दिशा निर्देश. खाद्य पिरामिड व उसके विभिन्न स्तर. किशोरावस्था के दौरान आहारीय शैली या पैटर्न. किशोरों में भोजन संबंधी आदतों को प्रभावित करने वाले कारक व किशोरों में होने वाली भोजन संबंधी विकृतियां. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फूड यानी भोजन से. तो भोजन हमारे जीवन की बुनियादी आवश्यकता या जरूरत है. इसमें सभी पोषक तत्व होते हैं जो हमारे स्वास्थ्य और पुष्टि को बनाए रखने के लिए आवश्यक होते हैं. भोजन हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, शरीर के निर्माण व विकास में सहायता करते हैं, शरीर को रोगों से बचाते हैं. इसके साथ ही ये मनोवैज्ञानिक कार्य यानी मानसिक संतोष व सुरक्षा का भाव प्रदान करते हैं. जैसे कि एक माँ अपने बच्चे को जब बहुत प्यार से भोजन परोसती है तो बच्चे का भी अपनी माँ के प्रति एक प्यार की भावना उत्पन्न होती है. भोजन का अपना ही सामाजिक महत्व है. किसी के साथ बैठकर भोजन करने से सामंजस्य की भावना विकसित होती है. अब ये न्यूट्रिशन यानी पोषण. विदुषी, यू आर नॉट ऑडिबल बेटा, आवाज नहीं आ रही है. हेलो मैम, आप बहुत दूर हो गए क्या? आवाज नहीं आ रही है. हेलो मैम, इज इट ऑडिबल? वॉइस इज नॉट क्लियर बेटा. मैम, इज इट ऑडिबल? लेट्स स्टार्ट, देखते हैं. कंटिन्यू. न्यूट्रिशन यानी पोषण. भोजन में पोषक तत्व शारीरिक क्रियाओं और आवश्यकताओं के लिए उपयोग पोषण कहलाता है. पोषण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा भोजन शरीर में ग्रहण किया जाता है और उसका उपयोग किया जाता है. नेक्स्ट इज न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक तत्व. वह सभी सब्सटेंस यानी घटक जो भोजन में उपस्थित होते हैं जिनसे शरीर अपने सभी कार्य अच्छे से करता है, पौष्टिक तत्व कहलाते हैं. यह जीवन के लिए अति आवश्यक है. हमारे भोजन में 5 न्यूट्रिएंट होते हैं: कार्बोहाइड्रेट, फैट्स यानी वसा, प्रोटीन्स, विटामिन्स और मिनरल्स यानी खनिज. हम इन्हें 2 भागों में बांटते हैं. पहला मैक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्व जो आहार का मुख्य भाग होते हैं, यानी हमें ज्यादा मात्रा में चाहिए. दूसरा है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक तत्व जिनकी आवश्यकता बहुत कम परंतु महत्वपूर्ण होती है. अब आते हैं खाद्य का वर्गीकरण. तो पहला है उत्पत्ति के आधार पर, यानी भोजन या तो पशु से या पौधों से प्राप्त होता है. दूसरा बाय केमिकल कॉम्पोजिशन यानी कि रासायनिक आधार पर. भोजन का कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स में वर्गीकृत किया जाता है. बाय प्रीडोमिनेंट फंक्शंस यानी कि कार्य के आधार पर हम 3 भागों में वर्गीकृत करते हैं. पहला है बॉडी बिल्डिंग फूड्स यानी कि शरीर निर्माण करने वाला. इसके उदाहरण है दूध, मांस, अंडे इत्यादि. फिर है एनर्जी गिविंग फूड्स यानी कि ऊर्जा देने वाले, यानी जैसे इसके उदाहरण है अनाज, चीनी, तेल, घी, मक्खन.
आते हैं प्रोटीन के बारे में जानेंगे। प्रोटीन का अर्थ ही है अत्यंत महत्वपूर्ण पदार्थ। प्रोटीन नाइट्रोजनस कंपाउंड है और यह हमारे शरीर के बाहर का लगभग 20% होता है। प्रोटीन नई कोशिकाओं के निर्माण व पुरानी टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत के लिए दिया जाता है। यह मसल्स व टिश्यू फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसा आप पिक्चर में देख ही सकते हैं, ये हमें पौधों जैसे दालें, सोयाबीन इत्यादि और पशु सोर्स यानी कि स्रोत जैसे मांस, दूध, अंडे इत्यादि से मिलता है। भारत में अनाज और दाल जो होते हैं ये हमारे मेन सोर्स है प्रोटीन का। ऐसा क्यों है? क्योंकि बहुत सस्ते होते हैं, चीप होते हैं और बहुत ही आसानी से अवेलेबल होते हैं। अब इस स्लाइड में ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अनुसार लिंग, आयु व कार्यों के आधार पर प्रोटीन की आवश्यकताओं को टेबुलर फॉर्म में देखा जा सकता है। अब आता है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। यह हमारे शरीर को इंस्टेंट यानी तुरंत शक्ति या ऊर्जा प्रदान करता है। इसके स्रोत हैं गेहूं, चावल, चीनी आदि। अब हम चलते हैं अगली स्लाइड पर। फैट्स यानी वसा, इन्हें लिपिड्स भी कहा जाता है। यह हमारे शरीर के भार का 10 से 15% तक होते हैं। फैट्स यानी वसा हमारे शरीर में पहले जमा होते हैं और फिर शरीर की आवश्यकता अनुसार इसका उपयोग होता है। फैट्स कार्बोहाइड्रेट से लगभग दुगनी ऊर्जा प्रदान करते हैं। इसके उदाहरण हैं मक्खन, घी, तेल इत्यादि। अब हम आते हैं इस अगली स्लाइड पर। विटामिन्स और मिनरल्स यानी खनिज, ये हमारे शरीर की प्रॉपर यानी सही वृद्धि व रोगों से बचाव के लिए बहुत जरूरी होता है। हमें फल व सब्जियों से प्राप्त होता है। उदाहरण है विटामिन ए, जिसकी कमी से नाइट ब्लाइंडनेस यानी रतौंधी नामक रोग होता है। इसके सबसे अच्छे स्रोत हैं गाजर, पपीता इत्यादि। फिर है विटामिन बी, जिसकी कमी से बेरीबेरी नामक रोग होता है। विटामिन सी, जिसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। यह हमें खट्टे फलों जैसे नींबू, संतरा इत्यादि से प्राप्त होता है। फिर आता है विटामिन डी, जिसकी कमी से रिकेट नामक रोग होता है। इसका सबसे अच्छा स्रोत है सनलाइट यानी धूप। फिर आते हैं विटामिन ई। विटामिन ई ये हमारे त्वचा व आंखों के लिए आवश्यक होता है। इसके सबसे अच्छा स्रोत है अनाज व अनाज से बने प्रोडक्ट्स। फिर आता है विटामिन के, हमारे खून में क्लॉटिंग के लिए यह रिस्पॉन्सिबल होता है और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है हरी सब्जियां। अब आता है मिनरल्स यानी खनिज पे, जैसे लौह, आयरन, जिसकी कमी से अनीमिया नामक एक रोग होता है, यानी हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है। और इसके सबसे अच्छा जो स्रोत है वो है हरी सब्जियां जैसे कि पालक, मेथी इत्यादि। अब है आयोडीन, जिसकी कमी से गॉइटर नामक रोग हो जाता है। यह सी फूड व आयोडीन युक्त नमक से प्राप्त होता है। कैल्शियम व फास्फोरस, जो हमारी हड्डियों के लिए व हमारे दांतों के लिए बहुत ही आवश्यक है और इसका सबसे अच्छा स्रोत है दूध, नट्स आदि। अब आते हैं बैलेंस डाइट यानी कि संतुलित आहार। भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व सही मात्रा में विद्यमान होते हैं वह संतुलित आहार कहलाता है। यह व्यक्ति विशेष की आयु, लिंग व कार्यशैली पर निर्भर करता है। अब आते हैं हम फूड पिरामिड यानी कि खाद्य पिरामिड। किसी व्यक्ति के दिन भर के आहार में कितनी मात्रा किस खाद्य पदार्थ की होनी चाहिए, यह खाद्य पिरामिड के माध्यम से समझा जा सकता है। खाद्य पिरामिड वैज्ञानिक शोधों के उपरांत निर्धारित की गई वह रूपरेखा है जो यह सुझाती है कि किसी व्यक्ति को सभी
आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति, उपयुक्त शारीरिक भार बनाने रखने के लिए स्वास्थ्यवर्धक आहार का चयन करते रहना चाहिए। खाद्य पिरामिड में हर खाद्य वर्ग सभी पोषक तत्व प्रदान नहीं करता, बल्कि केवल कुछ पोषक तत्व प्रदान करता है। इसलिए एक वर्ग के खाद्य पदार्थ अन्य वर्ग के खाद्य पदार्थों की जगह प्रयुक्त नहीं किए जा सकते। कोई भी एक वर्ग दूसरे से अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए इन सभी की आवश्यकता है। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, खाद्य पिरामिड के 5 वर्ग होते हैं। अब आते हैं हम हेल्थ एंड फिटनेस यानी कि स्वास्थ्य और स्वस्थता। तो हेल्थ यानी स्वास्थ्य वह स्थिति है जिसमें शरीर न केवल रोगमुक्त रहता है, बल्कि शारीरिक, मानसिक व सामाजिक रूप से सुरक्षित व निरोग महसूस करता है। दूसरा है स्वस्थता यानी फिटनेस। पुष्टि का तात्पर्य मनुष्य के उन गुणों से है जो उसे कठिन कार्यों को पूरा करने में समर्थ बनाता है। उसकी दैनिक कार्य करने की क्षमता से है, जिसे वह थकावट अनुभव किए बिना करता है। अब आते हैं डाइटरी पैटर्न्स इन एडोलेसेंस यानी किशोर अवस्था के दौरान आहारीय शैली। किशोर अवस्था के दौरान किशोरों की पोषण संबंधी आवश्यकताएं अन्य किसी भी अवस्था की आवश्यकताओं से काफी भिन्न होती हैं। इसका मुख्य कारण किशोर अवस्था के दौरान तीव्र गति से होने वाले शारीरिक परिवर्तन एवं वृद्धि से है। इस दौरान भावनात्मक तथा शारीरिक स्वास्थ्य बनाए रखने में उचित पोषण ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किशोरावस्था के दौरान किशोरों में स्वतंत्रता की चाह इतनी अधिक हो जाती है कि वे स्वयं पर किसी और का नियंत्रण बर्दाश्त ही नहीं करते और स्वतंत्रता की चाह में उनकी भोजन संबंधी आदतों में ये आदत झलकती है। अब आते हैं किशोरों में भोजन संबंधी गलत आदतों के मुख्य संभावित जो कारण है उनके बारे में जानते हैं। पहला है भोजन में अनियमितता यानी इरेगुलर मील्स। फिर दिन में किसी एक समय में किसी एक भोजन को छोड़ देना यानी कि स्किपिंग करना, मील की स्किपिंग करना। स्नैक्स का अधिक सेवन यानी बहुत ज्यादा स्नैक्स खाना, मोर ऑफ स्नैकिंग। फास्ट फूड यानी कि जंक फूड का सेवन अधिक करने लगना और अल्पाहार यानी कि डाइटिंग। अब जैसे कि आप इसमें देख ही सकते हैं, ये जंक फूड यानी कि फास्ट फूड जो कि बहुत ज्यादा आजकल का चलन बन चुका है किशोर अवस्था में। तो ये वो खाना है जिससे हमें कोई ऊर्जा नहीं मिलती और हमारे शरीर को सिर्फ नकारात्मक ही प्रभाव पड़ता है, हमें कोई इससे फायदा नहीं होता। वहीं ये हेल्दी फूड जो घर का खाना है, जो कि हमें खाना चाहिए, जिससे हमें इसका सकारात्मक हमारे शरीर पर प्रभाव पड़ता है। तो हमें हेल्दी फूड को अपनाना चाहिए, जंक फूड को छोड़ना चाहिए। अब आता है ईटिंग डिसऑर्डर्स यानी कि भोजन संबंधी विकृतियां। किशोर अवस्था जीवन काल की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है, जिसमें तीव्र शारीरिक विकास के साथ साथ शारीरिक छवि का भी निर्माण होता है। किशोरियां दुबली पतली होना चाहती हैं, तो किशोर स्वस्थ व सुडौल दिखना चाहते हैं। कई बार अपनी शारीरिक स्वरूप को आकर्षक बनाने की चाह किशोरों पर इस हद तक हावी हो जाती है कि उनमें भोजन संबंधी विकार उत्पन्न हो जाते हैं। पहला है एनोरेक्सिया नर्वोसा। ये भोजन व खान पान संबंधी एक डिसऑर्डर या मानसिक रोग है जो किशोर अवस्था में पाया जाता है। किशोरियां जहां अपनी शारीरिक बनावट व आकर्षक देह के प्रति सजग हो जाती हैं, तो वहीं किशोर भी अपने शरीर को सुडौलता व स्वास्थ्य के प्रति अधिक ध्यान देने लगते हैं। इसके प्रभाव हमारे शरीर पर इस बीमारी के क्या प्रभाव हैं? तो शारीरिक भार में तेजी से कमी आती है। किशोरियों के मासिक धर्म में अनियमितता होने लगती है। उल्टी, शरीर के फूलने का एहसास तथा कब्ज की शिकायत रहती है। कई स्वास्थ्य समस्याएं जैसे हृदय रोग, शारीरिक वृद्धि में रुकावट, दांतों की समस्याएं इत्यादि ऐसी बीमारियां भी हमें इनकी आशंका बढ़ जाती है ऐसी बीमारियों की।
अब आते हैं हम बुलिमिया नर्वोसा पर। तो इसमें हमारे साथ क्या होता है, यह भी भोजन व खान पान संबंधी समस्या ही है। इस स्थिति में किशोर बहुत ही अजीब सा व्यवहार करने लगते हैं और कभी वह अत्यधिक खाते हैं तो दूसरे ही पल में अपने वजन को कम करने के लिए बहुत से प्रयास करते हैं। अब इसके मनोवैज्ञानिक प्रभाव क्या है, यानी कि साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स। पीड़ित व्यक्ति डिप्रेशन में आ जाता है या फिर उसे बहुत ज्यादा एंजाइटी होती है। सामाजिक स्थिति में खुद को अटपटा सा और बहुत शर्मिंदा महसूस करने लगता है। कभी कभी वह ड्रग्स और शराब का सेवन भी करने लगता है, जिससे कि बहुत ज्यादा हाई रिस्क हो जाता है सेल्फ हार्म और सुसाइड का, यानी कि अपने आप को चोट पहुंचाने का बहुत ज्यादा हाई रिस्क हो जाता है। अब इसके ट्रीटमेंट यानी इलाज क्या है, मानसिक व्यवहार थेरेपी यानी कि कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, पोषण थेरेपी और चिकित्सक की सलाह पर डिप्रेशन को ठीक करने वाली दवाइयां भी ली जा सकती हैं। साथ ही हमें डाइटिशियन और न्यूट्रिशन का भी सपोर्ट मिलता है। हमें एक पूरा डाइट चार्ट बना के दिया जाता है उन बच्चों को। और कुछ केसेस में बहुत ज्यादा जिसमें कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं कि हॉस्पिटलाइजेशन की भी नौबत आ जाती है। सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लेन दिस चैप्टर। थैंक यू। Very nice. It was a nice presentation and one nice explanation. Very nice. So actually the new thing is here कि आप लोगों ने शायद मिस कर दी होगी जब मैंने लास्ट टाइम पढ़ाया था, क्योंकि न्यू एडमिशन्स हो रहे थे, ठीक है। दैट इज कि बुलिमिया और एनोरेक्सिया क्या होता है। बुलिमिया और एनोरेक्सिया यंग एज में एक कॉमन प्रॉब्लम है, और समटाइम्स इट्स नॉट कि ये सिर्फ यंग लड़कियों में और यंग लड़कों में होता है, ये लेडीज और जेंट्स मतलब फीमेल और मेल में किसी भी एज में हो सकता है। और इसमें बेसिकली क्या होता है, एक बड़ी कॉमन सी चीज होती है, हाय मैं मोटी हो गई, गॉट इट। सो इसमें मेन ये प्रॉब्लम होता है, ओके। और क्या होता है इसमें कि जिस किस तरीके से होता है ये, कि जैसे सपोज इसमें क्या होता है कि बार बार वेइंग मशीन उनके घर में आ गई, वेइंग मशीन पे चढ़ के देखना कि मेरा वजन बढ़ तो नहीं गया, मेरा वजन घट तो नहीं गया, मतलब वो अपना वजन बढ़ता हुआ नहीं देख सकते, तो वो मिसकंसेप्शन रहता है। और टाइमिंग्स पे भी वेट चेक करते रहते हैं। जैसे कहा जाता है कि सुबह में आप गर्म पानी पीने के बाद में बस एक बार वेट चेक करना चाहिए, मतलब फ्रेश होने के बाद, मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग जब भी आप उठते हैं फ्रेश होने के बाद, ठीक है, तब आपको अपना वेट मेजर करना चाहिए 1 और 2 टाइम्स। लोग कुछ 3 टाइम्स करते हैं कि एक सा आ रहा है कि नहीं। उसके बाद अगर आप जब खा लेते हो, चाहे आपने ब्रेकफास्ट खाया, चाहे लंच खाया, चाहे डिनर खाया, तो वेट तो बढ़ेगा ना। आपका जो वेट स्टेबल होता है वो नेक्स्ट डे आफ्टर फ्रेशन अप ही होगा, ठीक है। तो एनोरेक्सिया और बुलिमिया में क्या डिफरेंस है, अब ये समझ लेते हैं। एनोरेक्सिया थोड़ा कम खतरनाक है, बुलिमिया थोड़ा ज्यादा खतरनाक है। एनोरेक्सिया यू में से कि थोड़ी बिगनिंग स्टेज है, जिसमें क्या होता है कि जैसे मैंने खाना कम कर दिया, मतलब मुझे एनोरेक्सिया में ये दिमाग से संबंधित थोड़ा रोग होता है, खाने से संबंधित और दिमाग से संबंधित एक विकार होता है, एक प्रॉब्लम होती है, विकार, डिसऑर्डर इन इंग्लिश, ओके। सो व्हाट हैपेंस इन इट कि मेरे दिमाग में ये आना शुरू हो गया कि मैं मोटी लग रही हूँ, मैं मोटी लग रही हूँ, तो ऑल द टाइम व्हाट डू आई डू, ऑल द टाइम या तो मैं वेइंग मशीन पे चढ़ जाती हूँ और अपना वेट बार बार चेक करती रहती हूँ, या फिर मैं शीशे में अपने आप को देखती रहती हूँ और कभी इधर से चेक करती हूँ, इधर से चेक करती हूँ, ऐसे अपने आप को, जैसे आप लोग चेक करते हैं ना, ऐसे मोटा ऐसे चेक करते हैं खाल, ओ इतनी इतनी बाहर निकल रही है, इतनी बाहर निकल रही है। तो इस तरीके से अपने टायर्स चेक करना, अपने साइड्स इंचेस चेक करते रहते हैं और अफ्रेड होते हैं, ठीक है। और उस सिचुएशन में एनोरेक्सिया मैंने कहा ना थोड़ा कम खतरनाक है, खतरनाक तो दोनों ही है, लेकिन वो बिगनिंग स्टेज समझ लीजिए। तो उसमें वो क्या करता है, जो खाने वाला होता है वो क्या करता है, बच्चा जिसको हो जाता है वो खाना कम कर देता है,
जैसे कि सब खा रहे हैं 2 रोटी, मैं खाऊंगी आधी रोटी। सब खा रहे हैं प्लेट भर के सैलेड, तो मैं खाऊंगी थोड़ा सा सैलेड। भी सब खा रहे हैं प्लेट भर के हलवा, मैं खाऊंगी थोड़ा सा हलवा। मतलब वो हर चीज का क्वांटिटी लेस कर देते हैं। अब क्वांटिटी लेस कर दिया तो भी विटामिन और मिनरल्स की लैक होगी बॉडी में। लैक मतलब कमी। विटामिन और मिनरल्स जो 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 हमारे शरीर को बना रहे हैं, मेरे शरीर को, स्किन को भी ग्लो चाहिए, आईज को भी ग्लो चाहिए, लिप्स को भी ग्लो चाहिए, राइट। मैं वॉक करूं, मेरी हड्डियां मजबूत रहनी चाहिए कि नहीं रहनी चाहिए? रहनी चाहिए मेरी हड्डियां मजबूत। नहीं तो क्या होगा, मैं चलते चलते लड़खड़ा के गिर जाऊंगी, या फिर अगर मैं गिर जाती हूँ चलते चलते लड़खड़ा के, तो क्या पता फ्रैक्चर हो जाए। जब कमजोर हो जाएंगी, ब्रिटल हो जाएंगी, ब्रिटल मीन्स दरदरी, ब्रिटल टूटने में एकदम आसान। ब्रिटल मीन्स की चौक के समान। मेरी हड्डियों में इतने छेद हो गए, इतनी भुरभुरी भुरभुरी हो गई कि अगर मैं गिरती हूँ तुरंत फ्रैक्चर हो जाएगा, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा, मुझे ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। ठीक है, क्या होता है ऑस्टियोपोरोसिस में? ऑस्टियो मीन्स हड्डियों में छेद, पोरोसिस पोर्स, हड्डियों में इतने छेद हो गए जस्ट लाइक दी चौक। सो वो सीमेंटेड, एक होता है सीमेंट की बनी हुई हड्डी और एक कोई चौक की बनी हुई हड्डी, कौन सी ज्यादा मजबूत होगी? सीमेंट की। यस, चौक की बनी हुई तो मजबूत नहीं हुई, चौक तो इजिली टूट जाता है ना? हाँ। सो इसलिए इसलिए तो अब क्या हुआ, नुकसान तो हो रहा है एनोरेक्सिया में, ठीक है, लेकिन ये क्या कर रही है, बाथरूम में जाके वॉमिटिंग नहीं करके आ रही है। एनोरेक्सिया में जो पेशेंट, जो एक्चुअली जिसको हो जाता है, मान लो वो पेशेंट बन गया हमारी नजर में, लेकिन वो खाना खाने के बाद में वॉमिटिंग नहीं करके आता है, ठीक है, उसने अपना डाइट कम कर दिया, ठीक है, कभी खा रहा है कभी नहीं। और हम लोगों को मीटिंग शायद एक बार और स्टार्ट करनी पड़ेगी। चल मैं जल्दी जल्दी फिनिश करती हूँ, वी हैव टाइम। और बुलिमिया में क्या होता है, पहले तो उसने एक दिन फास्ट रख लिया, पूरा दिन भूखा, वो लड़की ने क्या किया, पूरा दिन फास्ट रख लिया, नेक्स्ट डे उससे कंट्रोल नहीं हो रहा है, क्योंकि वो पहले दिन पूरा फास्ट में थी, तो नेक्स्ट डे उससे कंट्रोल नहीं हुआ, तो जब पार्टी हुई उसने भर भर के अपना इच्छा पूरी की, बर्गर आ रहा है, पिज्जा आ रहा है, जो भी आ रहा है, शी एट। और घर आने के बाद में उसको गिल्टी फील हुई कि अब फायदा क्या हुआ, मैंने पहले तो फास्ट रखा और अब मैंने इतना भर भर के खा लिया, तो फायदा क्या हुआ? अब वो बाथरूम में गई, ठीक है, उसने फिंगर करके वॉमिट कर दिया। बुलिमिया इज वेरी हार्मफुल एंड वेरी डेंजरस। डायना थी, लेडी डायना, प्रिंसेस प्रिंसेस डायना, उनको भी ये बुलिमिया वाला प्रॉब्लम हो गया था, वो ऑब्सेस्ड हो गई थी। ऑब्सेस्ड मतलब सेल्फ ऑब्सेस्ड होते हैं ना, अपने सिर्फ अपने बारे में सोचना, मेरी ब्यूटी, मेरा ये मेरा वो। और ऐसा माना जाता है कि उनके हस्बैंड भी उनको थोड़ा सा मेंटल टॉर्चर करते थे कि तुम मोटी हो, तुम अच्छी नहीं लगती हो, तुम ये वो। हाउएवर शी वाज ऑलवेज ब्यूटीफुल, शी वाज वेरी ब्यूटीफुल, वेरी स्मार्ट, हाँ, अट्रैक्टिव। बट उनके दिमाग में ये चीज आ गई थी कि नहीं नहीं, मैं अच्छी नहीं दिखती हूँ, क्योंकि जैसे ही वो प्रेग्नेंट हुई और डिलीवरी हुई, थोड़े बहुत चेंजेस आते हैं ना हर लड़की की लाइफ में, उसकी फिगर में चेंजेस आते हैं ना, दे बिकम चेंज, राइट, एंड दैट इज नेचुरल, दैट इज गुड, दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर अस। हर समय पे जो जो बॉडी में चेंजेस आते हैं वो हमारे लिए अच्छे होते हैं, जरूरी होते हैं। एक समय पे जैसे ये जो हमारा जो जिस तरह का हमारी फिजिक होती है एक फीमेल की, उसके लिए सब कुछ जरूरी होता है, राइट, गॉट इट। क्योंकि जैसे हमने एक ब्रेस्ट फीडिंग वाला चैप्टर जब पढ़ा था, तो हमने कहा था अगर डिलीवरी होती है, it is very important for the figure and for the body of the mother that she should feed the child, नहीं तो ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है, गांठें पड़ जाती हैं, कैंसर होने के चांसेस होते हैं, ठीक है, पस पड़ जाती है, और वो ज्यादा खतरनाक होता है, जानलेवा होता है। इससे बेटर है अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराया जाए, और ब्रेस्ट फीड कराने से मोटे भी नहीं होते, मेंटेन्ड रहता है, ठीक है। जो लोग नहीं कराते तो साइड इफेक्ट्स आएंगे ही आएंगे, ये कुदरत ने कुछ बनाया ही ऐसा है। तो इन द सेम वे बुलीमिया में क्या है, वो क्या करते हैं, बुलीमिया में एक बार उन्होंने वॉमिटिंग करके आ गए, नेक्स्ट टाइम उनको ट्रिक समझ में आ गई, अच्छा हम ज्यादा खा ले, ओवर खा ले तो जाओ वॉमिटिंग कर। फिर उसके बाद क्या होता है, बॉडी अडेप्ट हो जाती है, बार बार वो अपनी बॉडी को सिखा देते हैं, ज्यादा खाओगे तो वॉमिट करके आना है। तो नेक्स्ट टाइम अगर वो नहीं भी जाएगी तो उसको ज्यादा खाने के बाद वॉमिटिंग सेंसेशन आएगा ही आएगा, और वो डेफिनेटली शी विल रन टू द लू,
ओके। और क्या होगा धीरे धीरे, पहले वो उसको लगेगा मैं पतली हो रही हूँ, खुश रहेगी, उसके बाद में सारे विटामिन मिनरल्स की कमी होनी शुरू हो जाएगी बॉडी में। उसके बाद धीरे धीरे कमी 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 कमी, और वो एक भयंकर रूप ले लेगी, और उसको इतने खतरनाक रोग हो जाते हैं कि वो जानलेवा हो जाते हैं, और कई बार इतने इतने ज्यादा बैक में चले जाते हैं कि जान, कैंसर हो गया, ये हो गया, किडनी फेल हो गई, लिवर फेल हो गया, तो वो मौत की तरफ अपने आप को खींच लेते हैं, और ठीक होने का कोई चांस नहीं होता। और उस स्टेज में उनके पेरेंट्स चाहते हैं कि मेरा बच्चा जिंदा रहे, वो खुद चाहती है कि मैं जीवन देखूं, मैं जीऊं, लेकिन उनके पास जीवन खत्म हो चुका होता है, समय खत्म हो जाता है, जीवन जीने का टाइम नहीं रहता। जो टाइम उनको था, ब्यूटीफुल दिखते थे, और ब्यूटीफुल दिखना बंद हो जाते हैं। तो अच्छा टाइम यही है, बेस्ट है, खाओ पियो और खुश रहो। ज्यादा पतले होना इज नॉट गुड, ठीक है? गिव मी अ मिनट। सो आपको समझ में आया एनोरेक्सिया और बुलीमिया क्या था? एनोरेक्सिया में वॉमिटिंग नहीं करते, लेकिन बुलीमिया को कहते हैं बिंजे, बिंजे ईटिंग। बिंजे ईटिंग मतलब पहले खूब व्रत रखते हैं, फास्टिंग करते हैं, और फिर लगातार नॉन स्टॉप खाना। बिंजे ईटिंग, बिंजे वॉचिंग का मतलब होता है बिंजे, BINGE। बिंजे का मतलब होता है कोई भी चीज कर रहे हैं तो नॉन स्टॉप कर रहे हैं, ओवर कर रहे हैं। बिंजे वॉचिंग देख सुना है कभी? बिंजे वॉचिंग का मतलब होता है मैंने आज, मतलब मुझे जैसे सपोज मैं हूँ, मतलब एक्चुअली आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ टीवी, मुझे टाइम नहीं मिलता है, एंड आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ टीवी कि मेरा उसके बिना काम नहीं चलेगा, बट अगर मुझे टीवी देखने को मिलता है तो मैं नॉन स्टॉप टीवी देख रही हूँ। मैंने सारे काम छोड़ दिए और आज मैं नॉन स्टॉप एक के बाद एक के बाद एक के बाद टीवी देखे चली जा रही हूँ, दैट इज बिंजे वॉचिंग। और अगर बिंज ईटिंग है, तो कल तो मैंने 2 दिन तक इतना फास्ट रखा, क्योंकि मेरे नवरात्रे चल रहे थे, 9 दिन तक मैंने फास्ट रखा, और जैसे नवरात्रे खत्म हुए मुझसे रहा नहीं गया, आज लो ये, आज लो वो, हाँ, और मैंने अपनी सारी कसर पूरी कर डाली। दैट इज कॉल्ड बिंजे ईटिंग। और पर्ज क्या होता है? बुलिमिया में हम क्या करते हैं? बिंज एंड पर्ज। बिंज लगातार खाना, नॉन स्टॉप खाना, और पर्ज मीन्स फिर उगल देना, PURGE, उगल देना, उलट देना। तो ये बहुत खराब स्टेज होती है, हमें ऐसी स्टेज तक नहीं पहुंचना चाहिए। हमें अपने आप को नहीं सोचना चाहिए कि तू मोटी हो रही है। और ये गलतियां कहाँ से होती हैं? पेरेंट्स करते हैं ये गलतियां, और कोई नहीं शुरू करता, सबसे पहले पेरेंट्स शुरू करते हैं, या फिर बॉयफ्रेंड्स शुरू करते हैं कि तुम मोटी होती जा रही हो, तुम बेकार लगने लगी हो, अब तुम मुझे अच्छी नहीं लगती, और लड़कियों को ये बात छू जाती है, और वो क्या करती हैं, और समटाइम्स बहुत बच्चों की मदर्स करती हैं, तू मोटी है, तू मोटी है, वेट कम कर ले। तो बच्चे सदमे में रहते हैं, एक तो वो टीनेज में हैं, वैसे ही वो अपने हार्मोनल चेंजेस की वजह से चीजों को कंट्रोल नहीं कर पाते। कितने बच्चों के पेरेंट्स सुन रहे हैं यहाँ पे व्हाट आई एम टेलिंग अबाउट, जो मैं बता रही हूँ, कितनी बच्चों की मम्मियां आसपास है। मेरी ये सजेशन है आप लोगों को, पेरेंट्स अगर साथ में हैं, प्लीज अपनी बिटिया रानी को कभी भी ये मत बोलो तू मोटी हो रही है, अच्छी नहीं दिख रही है, तेरा वजन बढ़ रहा है। उसको बोलो वॉक पे जा, रन कर, खाना नहीं छुड़वाइए, उसका घी तेल मत बंद करो, तेल बंद करो, घी मत बंद करो। अभी मैंने लिटरली, मुझे देखा है पहले मैं कैसी थी, अब देखा है कैसी हूँ। डू यू सी द डिफरेंस? आई स्टार्टेड डूइंग एक्सरसाइज, बट आई डिड नॉट स्टॉप ईटिंग। टाइम से खाना खाना, सैलेड थोड़ा कम ऐड करती थी मैं पहले। मैं आई स्टार्ट माय डे विद द सैलेड फर्स्ट, ब्रेकफास्ट, आई स्टार्ट माय डे विद द सैलेड। उसके बाद में सबसे पहले तो भाई, जिसको अगर आपको लगता है कि हम थोड़े अनफिट हो रहे हैं, अनफिट मीन्स दैट आई कॉल इट अनफिट, आई डोंट कॉल इट मोटा। सो इफ यू आर फीलिंग लाइक दैट कि हाँ कोरोना की वजह से यू हैव स्टक्ड एट होम, सो थोड़ा सा वॉक पे जाइए, गर्म पानी पी के जाइए, ठीक है, गुनगुना पानी पी के जाइए, वॉक पे आधा घंटा वॉक पे जाइए, इनफ है। और उसके बाद आने के बाद में अगर आप ब्रेकफास्ट की बात करें, या आने के बाद में, वॉक से आने के बाद में सैलेड खाइए,
उसके बाद में आप तो टीनेजर्स हैं, मैं तो आपसे कहूंगी मक्का का सैलेड बनाओ, जो स्वीट कॉर्न्स आते हैं, गाजर आ गई, शलगम इतना टेस्टी लगता है, नींबू डालो नहीं डालो, मैं तो शलगम काटती हूँ और ऐसे बैठे बैठे खा जाती हूँ। मूली से लाख गुना बेटर होता है। समटाइम्स मूली चिड़चिड़ी आती है ना, खाने का मन नहीं करता, बट शलगम इज वेरी टेस्टी, टर्निप। ठीक है, तो अपनी डाइट में सैलेड ऐड करो, वाटर कंटेंट ऐड करो, ठीक है। घी खाओ, तेल मत खाओ। मैं सच बता रही हूँ, मैंने अभी पुलाव खाए लंच में, और मैंने उसमें 2 चम्मच घी डाला होगा, 2 चम्मच, 2 बार लिया, 2 बार मैंने डाला। तो मेरा ये एक्सपीरियंस है कि घी खाने से कभी प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन्स है ना बॉडी के अंदर, उनको भी आपस में घिसटते हैं ना, जब तो चिकनाई चाहिए होती है, घिसटेंगे तो घाव हो जाएगा। लेकिन अगर उनके बॉडी में हम घी खाते हैं तो वो आपस में चिकनाई इंक्रीज करते हैं, एक ल्यूब्रिकेंट क्रिएट करते हैं। तो वो उनको जैसे धक्का लगा, कुछ लगा, तो आपस में जब हिलते हैं तो वापस से अपनी जगह पे आके सेट हो जाते हैं। आपको कभी दर्द होता है, कभी पता चलता है? नहीं पता चलता ना। ओके, क्लियर। सो घी इज नेवर हार्मफुल, और वो घी कभी आपको मोटा नहीं करता। 1-2 चम्मच आप पूरे दिन में खाते हैं, 3 चम्मच खाते हैं, लेकिन ऑयल और तला हुआ जो आप खाते हैं वो सबसे ज्यादा हार्मफुल होता है। मैदा हार्मफुल होता है। मैदा में भी अगर आप दिन में एक बार 2 पीस ब्रेड खाते हैं, इट्स नॉट हार्मफुल। जो बिना सिका होता है, या आपने घी में भी सेक लिया, इट्स नॉट हार्मफुल। लेकिन जो तल के गया ना, स्विम करके गरम गरम कढ़ाई में से, वो हार्मफुल। So did you understand what is harmful, what is not? Yes? So मेरे बच्चे आई होप कि एनोरेक्सिया बुलिमिया के स्टेज पे नहीं जाएंगे, और यही रीजन है एनोरेक्सिया बुलिमिया को हमारे चैप्टर में डाला गया, बुक में डाला गया, ताकि हमारे बच्चे